हाय फ्रेंड्स, अरुण क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का गोधूली भाग 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। और ये अक्सर एग्जाम आते हैं, ये आए हुए हैं एग्जाम में। ये इसका सारा माने कि डेट दिखा हुआ है आपका 2022, 21, 19, 18, 24, ये सब जो आया है ना, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, दोबारा इधर से रिपीट हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। सबसे पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो सभी लोग जानते हैं, पढ़े होंगे भी। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया? इसका आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर का। क्योंकि संविधान निर्माण करने में उनका बहुत अहम भूमिका रहा। कि अहम भूमिका क्या? वही संविधान लिखे हैं, टोटल सारा संविधान। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण, इसका आंसर होगा बेरोजगारी। जितना ज्यादा बेरोजगारी होगा उतना जाति प्रथा फैलेगा। आगे देखते हैं। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? इसका आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ये पूछे गए हैं 2021 में। क्लियर है? आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। 2019 में भी पूछे गए हैं, 2018 में भी पूछे गए हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? इसका आंसर क्या होगा? जाति प्रथा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, देखिए लगभग में टैली खाता है। उसमें भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। और इसमें 7 नंबर में दिया गया है भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। क्लियर है? चल क्लियर है। जाति प्रथा। आगे देखते, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8 नहीं 9। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? सबसे दलित परिवार में हुआ था। सबसे दलित छोटा जाति में हुआ था। इस जाति से डोम थे। ऐसे ऑप्शन के अनुसार क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार। क्लियर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? इसका आंसर होगा जाति प्रथा। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सब समाज, सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। क्लियर है? जो कार्य जितना ज्यादा कुशल रहेगा उतना ज्यादा उसमें मन लगेगा उसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का राष्ट्रीय क्षमता क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 13, 2018 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? इसका आंसर होगा श्रमिक विभाजन। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? किसने कहा था? वही बाबा साहेब, जिसका नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। उनको बाबा साहेब भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, मिट गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ये भाषण जो है एनिहिलेशन, एनी एनिहिलेशन, हिलेशन, इसे हाँ एनिहिलेशन भाषण है ना, ये स्पीच दे रहे थे उसी में। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। आगे चलते हैं।
चैप्टर नंबर 2 जिसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इसमें खोखा और मदन की कहानी है। एक कहानी 20 के दांत क्या है? कहानी है। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसे थी? एकदम सुशील थी बेचारी, ठीक है नहीं? हाँ, एकदम सीधी साधी मूरत थी बेचारी, सुशील। आगे देखिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली हो गया था? क्या खाना? बेचारा तो मार खाते दिन जाता था। किसका बेटा था वो? एक किराने का बेटा था ना। हाँ, आगे देखते हैं, मार खाना। आगे देखते हैं, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। क्लियर है? आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मोटर को खतरा किससे हो सकता था? तो मोटर को खतरा एक के तो ये था इंजीनियर साहब। क्या नाम था उसका? खोखा। ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सेन साहब की आंखों का तारा क्या है? क्या था आंखों का तारा? उनका एकमात्र सुपुत्र, एकमात्र ललन बेटा, जिसका नाम क्या था? खोखा था। क्लियर है? आगे देखते हैं, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? सबसे ज्यादा विशाल? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारी संस्कृत भाषा और साहित्य। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 विष के दांत पाठ की विद्या क्या है? विष के दांत क्या, अभी हमने बताया। विष के दांत जो है एक कहानी है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सा है? विष के दांत। आगे देखते हैं, विष के दांत कहानी के रचयिता, कहानीकार कौन है? मतलब कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? अभी हमने बताया। क्या बताया था? नलिन बिलोचन शर्मा, ऊपरी में लिखा गया है। क्लियर है? नलिन बिलोचन शर्मा। आगे, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? 5 गो बहन में एक गो आंखों का तारा था जिसका नाम था खोखा। क्लियर है? आगे चलते हैं, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? मात्र 7,500 को। 7,500 में आजकल साइकिल ढंग का नहीं आता। गियर का साइकिल, बैटरी वाला साइकिल दीजिएगा तो ढंग के नहीं आएगा। उस समय क्या है, 7,500 एक मोटर कार हो जाता था। सोचिए जरा। आगे देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इसका आंसर क्या होगा? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 आइए, खोखा खोखा के दांत किसने तोड़े थे? लीजिए, खोखा के कितने दांत तोड़े थे जी? 2 दांत तोड़ा गया था। और वो लट्टू नचा रहा था, उसी समय ये अपना रोप जमाने गया था खोखा, और उसका मदन ने उसका क्या किया? दांतवे तोड़ दिया। चलो बढ़िया है, दांत तोड़ ही दिया तो। चलिए आगे देखते हैं, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? अपना सारा नियम कानून सब चौपट कर दिया, एक तरह से बदल डाला। किसके अनुसार? एक आंखों का तारा अपना बेटा मदन के अनुसार। क्लियर है? आगे चलते हैं, सेन, हाँ, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? बताइए, यह कथन किसका है? सेन साहब को। यह कथन किसका है? सेन साहब। क्लियर है? आगे चलते हैं, सेन साहब। क्लियर है? हाँ, आगे देखते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही? किसने कहा था? सेन साहब ने। वही ने कहा था, ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, है ना? जब झपटा था सोफर पर, उसके उसके ड्राइवर पर, उसी समय बोला था वो। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? ये मध्यम वर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह पाठ किस पंक्ति की है? नहीं, यह पंक्ति किस पाठ की है? सॉरी। ठीक है, किसका है? विष के दांत का। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 3 है, भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। कौन है जी? मैक्स मूलर, है ना? कौन है? यही ने है, मैक्स मूलर जी। चलिए, प्लेटो और कांट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे? इसका आंसर
दार्शनिक होगा। क्या होगा? दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। भारत से हमें क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? क्या है ये? है क्या? निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्तित्व चित्र है ना? इसका आंसर क्या होगा? ये भाषण है। क्लियर है? पुरानी अस्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते थे? क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर डी होगा माइस। क्लियर है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक पुराना है, प्राचीन है ना? इसका आंसर होगा तमिल। क्लियर है? हैकर्स क्या है? हैकर्स क्या थे? ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्लियर है? पेड़ पौधे पर ये ज्यादा रिसर्च करते थे। आगे देखते हैं, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। क्लियर है? मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? बताइए। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। क्लियर है? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? बताइए जरा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बोलिए। इसका आंसर क्या होगा? वारेस हेस्टिंगस को मिला था। खुदाई के दौरान मिला था, यूपी में शायद मिला था, है ना? आगे देखिए, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर, क्वेश्चन नंबर 9 में 2021 में पूछा गया था। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? इसका आंसर क्या होगा? 1783 ईस्वी। आगे देखते, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया? इसका आंसर क्या होगा? मैक्स मूलर को। क्लियर है? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश एक पुस्तक है जिसको जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया? मैक्स मूलर ने। क्लियर है? आगे देखते हैं, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। ग्रामीण भारत में होगा। क्लियर है? ये ग्रामीण भारत में। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। भारत में नहीं सॉरी, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? कौन विश्वविद्यालय में? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ये 2022 में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? 18 वर्ष की आयु में। क्लियर है? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक पर जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया? किस काली मैक्स मुलर ने कालिदास की कौन सी पुस्तक थी? कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। तो कौन सी पुस्तक जो था जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया? कौन सी भाषा था? नहीं सॉरी, कौन सा पुस्तक था? अब अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। क्लियर है? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? भरा घड़ा मिला था। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंगस। आगे देखते हैं, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत का कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? क्लियर है? ऑप्शन होगा नीति कथा। आगे देखते हैं, मैक्स मुलर ने सर्वित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना था? सबसे प्यारा देश हमारा भारत देश। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर क्या है? 4। चैप्टर नंबर 4। आगे देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 4 क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने किससे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी एक लड़की ने पूछा था। नहीं जी, उन्हीं ने बेटी था। इसका क्या नाम है? जिसका नाम है, नहीं नाम नहीं था, लड़की ने पूछा था, उनकी लड़की ने। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद गद की कौन सी विद्या है? गद की कौन सी विद्या? ललित निबंध। ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? ललित निबंध है। आगे देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज क्या माना? प्रेम।
क्लियर है? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। क्लियर है? आगे देखते हैं, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व शीर्षक निबंध किसकी रचना है? ए नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? मानव की अनसहजात वृद्धि। क्लियर है? आगे देखते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? इसका आंसर क्या होगा? गौड़ देश के। गौड़ देश कहा जाता है, शायद पश्चिम बंगाल को कहा जाता होगा, ये पुराना नाम है गौड़ देश। आगे देखते हैं, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होगा। किसका होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? किसे कहा होगा? नाखून को। क्लियर है? आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 11, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? 1907 ईस्वी। आगे देखते हैं, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? देखिए फिर दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन है। छोटी लड़की ने की। क्या जी? छोटी लड़की ने। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, पांचवी वृत्ति के। पशुता का लक्षण है। पुराने पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। किस लेखक की पंक्ति है? इसका आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे देखा जाता है, आगे क्या है आपका? पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है, यह शीर्षक पाठ की है। किसका है जी? बताइए जरा आंसर इसका। नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब? क्या है जी? सब नए खराब ही नहीं होते हैं। किसने कहा था? कालिदास। क्लियर है? कालिदास कहे थे। किसने कहे थे? कालिदास। क्लियर है? आज का क्लास इतना समाप्त हो गया दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर चलेंगे कल नेक्स्ट डे, आपका यही टाइम इसी टाइम पर उपलब्ध होंगे। थैंक्स।